कि मंगड़ू जो है, जो कोंटा एरिया कमेटी का सचिव था, अपने 13 साथियों के साथ, कुल मिलाकर 14 माओवादी थे, और यहीं पर वो रात बिताया। यहाँ पर भी देखने से लगता है कि यहाँ पर कोई रात में सोया हुआ था, क्योंकि यहाँ चारों तरफ अगर आप देखें तो घास दबी हुई है। यहाँ पर मंगड़ू अपने टीम के साथ रात बिताया। 2 संतरी जो कि दूर में थे, जो इस निगरानी में थे कि कोई पुलिस का व्यक्ति या पुलिस की टीम ना आ रही हो, लेकिन जवानों ने जब पिन पॉइंट जानकारी मिली तो उस आधार पर पहले इस इलाके को कॉर्डन किया। उनकी संख्या हालांकि डिस्क्लोज करना भी सही नहीं है, लेकिन गांव वालों ने बताया कि बड़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण, जो माफ़ी चाहूँगा, जो जवान हैं वो पहुँचे हुए थे। पहले उन्होंने पूरे इलाके को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया। कॉर्डन करने के बाद धीरे धीरे वो सिमटते चले गए। जब संतरियों ने देखा कि फोर्स काफ़ी नज़दीक पहुँच गई है तो वो पहले निकल कर भाग गए, और मंगड़ू अपने 11 साथियों के साथ फोर्स की कॉर्डन टीम के बीच में फंस गए। इस दौरान सुबह जैसे ही हल्का उजाला हुआ तो फायरिंग शुरू हुई। सबसे पहले बताते हैं कि मंगड़ू इस तरफ निकलने की तैयारी में था, लेकिन जब देखा कि फोर्स उस तरफ से भी आ रही है तो ठीक उसके उल्टी दिशा की तरफ निकलने की कोशिश किया। लेकिन जब फोर्स उस तरफ से भी आती हुई नजर आई, तब मंगड़ू जब तक यहाँ पहुँचा इस जंगल में, फोर्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था, और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई, जो हर पेड़ों ने गवाही दे रहे हैं कि हर पेड़ ने उस गोलियों को देखा, सहा, और उस गिरती हुई लाशों को भी देखा। यहाँ हम तमाम जगह से हमने ढूंढा तो हमको बहुत सारे सामान नज़र आए यहाँ पे, जिसे हमने यहाँ पे एकत्रित कर लिया है। ये माओवादियों के सामान है, जिसमें खास बात यह है कि उनकी एक घड़ी जो टूटी हुई है, जिस पर 10 बजे के साक्ष्य हैं, और साथ ही साथ उनके टूथब्रश, पेस्ट, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जिसमें एक राखी मिली है, संभवतः ये माओवादियों की है और माओवादियों के ही सामान से मिली है। इसमें सबसे खास बात यह है कि माओवादियों के अगर आप प्रेस नोट पे कभी नज़र डालेंगे तो उसमें वो हिंदूवादी और ब्राह्मणवादी का विरोध करते हैं, और हिंदुओं के तमाम रीति रिवाजों का भी विरोध करते हैं। लेकिन माओवादियों के इस पर्स से एक राखी मिली है, जिसमें गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा भी है, जो बताती है कि माओवादियों में विरोध जरूर हो, लेकिन उनके साथ भी उनके कई साथी हैं जो इस तरह के राखी का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है ये तो कोई पुराना माओवादी बताएगा, लेकिन ये पूरा इलाका, यहाँ पर आप देखें, यहाँ भी एक माओवादी मारा गया था, और संभवतः ये जो गोलियों के निशान हैं उसी माओवादी को निशाना लगाने के लिए चली होगी, क्योंकि यहाँ पर एक माओवादी के मारे जाने के निशान है, यहाँ पे खून पड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर आप पूरे जंगल में देखेंगे, इस जंगल में, तो आपको तमाम जगह पर खून के निशान और गोलियों के निशान भी दिखेंगे। और साथ ही साथ बताते हैं कि इस पेड़ के पीछे भी किसी माओवादी ने मोर्चा लेने की कोशिश की थी, और यही वजह है कि इस पेड़ में भी गोलियों के निशान है। इसके साथ ही साथ अगर आप जितना इधर जाते जाएंगे, चारों तरफ इस जंगल में चारों तरफ आपको अलग अलग जगह पर गोलियों के निशान मिल जाएंगे, जिसमें इनकाउंटर की पूरी कहानी साफ आपको नजर आएगी। चारों तरफ से गोलियां चली अब इसमें माओवादियों ने कितनी गोलियां चलाई इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी गोलियों के निशान है पेड़ों पर। तो इस तरह से ये एनकाउंटर हुआ, और सबसे खास बात ये थी इस एनकाउंटर में, जो ग्रामीणों ने भी बताया, हालांकि ग्रामीण कैमरे के सामने नहीं आते, ग्रामीणों ने बताया कि मारे गए पूरे 12 जो लोग हैं उसमें कोई भी ग्रामीण नहीं है। नहीं तो इसके पहले ऐसा होता था कि मुठभेड़ में कई बार ग्रामीण भी मारे जाते थे, लेकिन इन मारे गए पूरे 12 लोगों पर 60 लाख का इनाम था, और सभी के सभी माओवादी ही थे। मंगड़ू के मारे जाने के बाद अब बताते हैं कि कोंटा एरिया कमेटी लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई है। आगे भी आपको दिखाता हूँ जहाँ पे जवानों के रुकने के भी निशान हैं, और उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि जवानों ने और क्या क्या तैयारियां की थी। जंगल में जो मुठभेड़ हुई और जिसमें 12 माओवादी मारे गए, जिसमें गोलियों के निशान और सारे वो जो साक्ष्य हैं हमने आपको दिखाया। साथ ही साथ ये भी दिखाता हूँ आपको कि जवानों ने कितनी तैयारियां से यहाँ पे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। दरअसल बड़ी संख्या में जवान यहाँ पहुंचे हुए थे, और उन्हें पता था कि इसमें कितना समय लग सकता है, और यही वजह है कि वो अपने साथ पॉलीथीन में अपने खाने के लिए भी कुछ सामग्रियां लेकर आए थे। यहाँ पर जवानों ने ऑपरेशन के बाद, संभवतः हो सकता है या ऑपरेशन के पहले, ये तो खैर नहीं पता, लेकिन ये है कि ये जवान अपने साथ लाया गया खाना है जो यहाँ पर खाए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे एनकाउंटर स्पॉट है, ये जो जंगल का, इसके चारों तरफ
जहाँ भी हम घूमे हैं, चारों तरफ हमने जवानों के द्वारा लाए गए खाने की सामग्रियों की पॉलीथीन के पैकेट, सारी चीज़ें देखा है, जिसे देखकर यह भी प्रतीत होता है कि इस पूरे इलाके को जवानों ने कॉर्डन किया हुआ था और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें बड़ी सफलता जवानों को मिली और 12 माओवादी को मारकर उन्होंने कोंटा एरिया कमेटी का लगभग अस्तित्व समाप्त कर दिया, जिसमें मंगड़ू एक बड़ा नाम था, जिसकी तलाश काफ़ी लंबे समय से पुलिस को थी और उन्होंने बिना किसी नुकसान के सफलता हासिल की है। सुकमा जिले के किस्टाराम इलाके से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। वार्ड नंबर 13 के रामबाग में गंदा और बदबूदार पानी मिलने की समस्या को एनडीटीवी ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद नगर निगम के मेयर विक्रम आहाके ने रामबाग क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया और लीकेज को दुरुस्त किया। वहीं क्षेत्र की पुरानी लाइन को अगले 3 महीनों में बदला जाएगा। लोगों ने साफ पानी मिलने पर एनडीटीवी को धन्यवाद दिया। इंदौर के भागीरथपुरा में हुई 15 मौतों के बाद छिंदवाड़ा में भी गंदे पानी की शिकायतें मिली थी, जिसको लेकर नगर निगम का अमला जो है, खासतौर पे जल प्रदाय से जुड़ा हुआ अमला हरकत में आ गया है। लगातार नगर निगम की टीमें वार्ड वाइज जाके सर्वे कर रही है, वहीं जहां जहां पानी की शिकायतें या लीकेजेस की समस्या आ रही है उसको दुरुस्त कर रही है। इस समय आप देख सकते हैं मैं चंदनगांव में खड़ा हूं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं नगर निगम के अधिकारियों के साथ यहाँ पे जो है आप देखें कि जो पानी की लाइन है उनको दुरुस्त करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। जो एंड गेप है फिलहाल उसको यहाँ पे दुरुस्त करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं लगातार काम जारी है। लगातार सुबह से नगर निगम का अमला जो है लगातार शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर जो है यहाँ पे जो है पानी की शिकायतों को दूर कर रहा है। यहाँ पे हमारे साथ जल प्रदाय से जुड़े कुछ अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि क्या हो रहा है। ये हमारे वार्ड नंबर 37 का हिस्सा है चंदनगांव का, और ये गलियों में आबादी क्षेत्र एक्चुअली में पुराना है और बहुत पुरानी समय की लाइनें हैं जो सीमेंट रोड के नीचे दबी हैं। हम लोग इसको खोद के जहां जहां इसके एंड कैप लगा रहता है उसको साफ कर दे रहे हैं। लगातार पानी चलता है, टंकियों की हम लोग सफाई बारिश के बाद प्रायः कर लेते हैं सभी जगह पे। जहां जहां एंड कैप लगा हुआ इसको हम खोल के इसमें से पानी बहा के जितना अंदर यदि पानी को यदि होगा कंटेमिनेशन होगा वो हम उसको साफ करवाते जा रहे हैं, और ऐसा वार्डों में अलग अलग जगह अभी हम लोग करेंगे। तो सर से हम समझना चाहेंगे सर, क्योंकि आप जल प्रदाय से जुड़े अधिकारी हैं, इस प्रक्रिया को बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये काफी पुरानी लाइन डली हुई है, इसको हम काट रहे हैं और काट के एंड कैप लगा हुआ है यहाँ पे। एंड कैप वो पॉइंट होता है जहाँ जाके लाइन खत्म हो जाती है। उस पॉइंट पे जनरली पानी सप्लाई होता है तो जो थोड़े डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो जाके जम जाते हैं और ये धीरे धीरे करके इसी से फिर थोड़ा मटमेला पानी की शिकायत होती है। तो ये वार्ड में जहाँ जहाँ हमारे एंड कैप वाले पॉइंट बने हैं 10, 15, 20 जो भी, उनको हम काट के इससे लाइन सफाई करा दे रहे हैं। उसके बाद हम दोबारा फिर चेक करेंगे कि पहले की स्थिति में पानी की क्या थी और अभी क्या हो रही है, और डेली हम पानियों के सैंपल भी ले रहे हैं और लैब से चेक भी करवाते जा रहे हैं बराबर। तो जैसा कि आपने देखा कि चंदनगांव में फिलहाल काम जारी है, और एनडीटीवी ने भी प्रमुखता से दिखाया था कि कई वार्डों में जो है मटमैला पानी आने की शिकायत है, जिसको लेकर देखें अब इम्पैक्ट दिख रहा है और नगर निगम के अधिकारी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और लगातार लोगों की समस्याओं का जो है यहाँ पे सुधार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके द्वारा जो है अगर मटमैला पानी की शिकायत आती है तो उसके द्वारा लोग जो है नगर निगम के अधिकारियों को यहाँ पे सूचित कर सकते हैं, जिसके समाधान जो है नगर निगम की टीम वार्ड वाइज जाके यहाँ पे कर रही है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए, छिंदवाड़ा। उज्जैन में फ्रीगंज ब्रिज के पास बने रेलवे के फुटओवर ब्रिज को बड़ी क्रेन की मदद से ढहा दिया गया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुराने शहर और फ्रीगंज को जोड़ने वाले रेलवे ओवरब्रिज और उज्जैन से भोपाल की ओर जाने वाले रेल मार्ग को करीब 1 घंटे के लिए बंद किया गया। एफओबी को सुरक्षित ढहाने के बाद रेलवे लाइन और आरओबी को फिर से शुरू कर दिया गया। तो वहीं उज्जैन में आगामी सिंहस्थ को देखते हुए फ्रीगंज से पुराने शहर को जोड़ने के लिए ब्रिज 91 करोड़ 76 लाख रुपए की